चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आप अपना जमीन का सर्वे करवाना चाह रहे हैं उसके लिए कौन कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे भरना है। चलिए इसके लिए मैं आपको फॉर्म पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये प्रपत्र 2 है, जिसे स्वघोषणा का पत्र कहते हैं। पहला तो फॉर्म ये भरना है, और दूसरा फॉर्म जो ये है, वंशावली 3-1 जिसे कहते हैं, ये भर के देना है, जो 2 पेज का होता है। ये 2 पेज। चलिए पहले हम प्रपत्र 2 भरना सीखेंगे, फिर 3-1 पे चलते हैं। पहला, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रपत्र 2 है। इसमें कुछ आपका डिटेल मांगता है। सबसे पहले जो ऊपर दिख रहा है आपको, सबसे पहले इसमें है राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम में हम वो भरेंगे जहां आपका जो जमीन है, वो जिस राजस्व ग्राम में है, वो राजस्व ग्राम का यहाँ नाम डालेंगे, वहां का थाना नंबर डालेंगे, वहां का हल्का नंबर डालेंगे, और वहां जो जिस पुलिस थाना में वो आता है वो पुलिस थाना डालेंगे। अंचल और जिला आपको मालूम होगा। इसमें एक है कि अगर आपको हल्का नंबर नहीं मालूम है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसका इसके अंदर जो 11 कॉल टेबल बने हुए हैं, इस 11 टेबल को कैसे कैसे भरना है, चलिए हम ये देखते हैं। इसमें जो पहला टेबल है, जिसमें है रैयतों का नाम, सह हिस्सेदार का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित, एवं पिता का नाम। इसमें क्या करना है, अगर जैसे कि आप संयुक्त खाता खुलवाते हैं, जैसे अगर कोई 3 भाई है और तीनों भाई संयुक्त ही खाता खुलवाना चाहते हैं, तो इसमें तीनों भाइयों का नाम आएगा पहले, उसके बाद उनके पिता का नाम। लेकिन अगर कोई चाहते हैं कि नहीं, हमें अलग अलग खाता खुलवाए, तो वो इसमें, ये अगर 3 भाई है तो तीनों भाई अलग अलग फॉर्म भरेंगे, लेकिन इस एक में एक ही भाई का नाम आएगा और उनके पिता का नाम आएगा। फिर उनके उनका अस्थाई पता, जो दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम में उनका अस्थाई पता, जिस जगह पे आपका घर है, वो अस्थाई, जो आपका अस्थाई पता है वो डालना है। हो सकता है आपका जमीन का पता राजस्व ग्राम अलग हो, लेकिन इसमें जो अस्थाई पता डालिएगा वो वही डालिएगा जो आपका घर हो जहाँ पे। उसके बाद खाता नंबर आता है। उस जमीन का जो खाता होगा, जो खाता नंबर है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो वो खाता नंबर आप लिखिएगा। उसके बाद खेसरा नंबर, एक खाता में 2 खेसरा, 3 खेसरा भी हो सकता है, वो खेसरा नंबर यहाँ डालिएगा। उस खेसरा में जो है, कितना रकबा आपके हिस्से में आता है, वो एकड़ और डेसिमल में डालना है। वो रकबा यहाँ लिखिएगा। जितने खात खेसरा होंगे उनके सामने सामने आप जो है रकबा लिखिएगा। उसके बाद आता है चौहद्दी। चौहद्दी जो है जमीन की प्रेजेंट के हिसाब से डालना है, यानी अभी वर्तमान स्थिति में जो जमीन का चौहद्दी है वो डालना है। हो सकता है जो आपका खतियानी जमीन हो तो उस बाबा के समय में अलग चौहद्दी हो, और केवाला भी हुआ हो सकता है वो केवाला भी पिताजी या आपके बाबा करवाए हो, उसका चौहद्दी अलग हो। लेकिन जो अभी आप स्वघोषणा भर रहे हैं, जो पत्र आप जमा कर रहे हैं, इसमें अभी के हिसाब से चौहद्दी डालना है। वो जो खेसरा आप डाल रहे हैं, जो रकबा डाल रहे हैं, उसके हिसाब से जो अभी चौहद्दी डालना है इसमें। हो सकता है इस छोटे से कॉलम में ना अटे तो आप 2 कॉलम का यूज भी कर सकते हैं चौहद्दी भरने के लिए। उसके बाद आता है जमीन का किस्म। जमीन का किस्म यानी जमीन पे क्या उपज हो रही है, जमीन पे क्या है, वो डालना है। हो सकता है आप उसमें फसल कर रहे हो तो धनहर लिख सकते हैं, या फिर उस पे कुछ ना हो रहा हो, बंजर हो तो भीठ लिख सकते हैं, या फिर उस पे पेड़ पौधे हो तो उस पे बगीचा लिख सकते हैं। अगर पोखर हो तो पोखर लिख सकते हैं, या फिर अगर उस पे मकान हो, उस जमीन पे, जिस जमीन के आप भर रहे हैं उस पे अगर मकान हो तो उसमें मकान में सहन या घरारी, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कॉलम नंबर 8। कॉलम नंबर 8 आता है शेष को छोड़कर लगान। अगर उसका रसीद कटवा रहे होंगे तो वो लगान आपको मालूम होगा, वो लगान भर देंगे। अगर नहीं मालूम है, रसीद अभी नहीं कट पा रहा है, तो आपको ये खाली छोड़ देना है। और उसके बाद आगे अगला कॉलम देखिए, अगला कॉलम है जमाबंदी संख्या। अगर आपका पेपर में आपके पास जमाबंदी संख्या है तो आप जमाबंदी संख्या भरिएगा, नहीं है तो इसे भी खाली छोड़ दीजिएगा, कुछ गलत नहीं भरना है। अगर आपके पास जो भी जमीन है, खतियानी है या फिर केवाला वाला है, उसका अगर जमाबंदी संख्या होगा तो आप उसे भरिएगा, नहीं है तो उसे खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है भूमि पर दावा। ये सबसे मेन कॉलम पाया माना जाता है, 10वां, भूमि पे दावा। क्योंकि इसी से पता चलता है कि आपका जमीन जो आपका है वो किस आधार पे आपका जमीन है। क्या वो आपका जो है उत्तराधिकारी है, आपके वंशजों का है, या फिर आपने उसे किसी से रजिस्ट्री करवाया है। तो वो यहाँ लिखना है कि वो खतियानी है
अगर किसी से लिखवाए होंगे तो केवाला है, या फिर आपको कोई पर्चा के थ्रू मिला गया है, दिया गया है, यानी कुछ जो भूमिहीन रैयत थे उनको बसाने के लिए कुछ दान में दिया गया था जमीन, तो वो उसमें लिखेंगे दान पर्चा के द्वारा। उसके बाद आता है अभियुक्ति का कॉलम। 11वां कॉलम जो है वो अभियुक्ति का है। इसमें क्या भरना है कि जैसे आपके जमीन पे कोई विवाद हो तो उसे इसमें दर्शाना है, यानी आपकी जमीन पे कोई भी विवाद हो तो उसे 11 नंबर कॉलम में, जो 11 नंबर कॉलम है इसमें दर्शाना है। इसमें क्या करना है, अगर मान लेते हैं आपके जमीन पे केस चल रहा हो, अगर वो केस अभी चल ही रहा हो तो वो भी उसका एक केस नंबर यहाँ लिख के और उसका एक कॉपी इस पेपर के साथ लगाना है। या फिर उसका जो है हो गया हो, डिसीजन हो गया हो तो डिसीजन का जो पेपर होता है वो भी लगा देना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जमीन है लेकिन उस पे किसी और का अधिग्रहण है, जबरदस्ती कब्जा है, तो इसमें लिखना है, इसमें दर्शा देना है कि ये पेपर तो हमारे पास है लेकिन इस पे दावा जो है वो कोई और कर रहा है, उस पे जो है कब्जा किसी और का है, वो इसमें लिखना है। और उसके बाद नीचे जो है इसमें अपना जो है वो जो आप पेश कर रहे हैं जो आदमी है वो अपना साइन कर देंगे या अंगूठा लगाएंगे और मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिखेंगे। जिस दिन आप ये फॉर्म जमा करेंगे उस दिन का यहाँ पे डेट डाल देंगे और आप अपना निवास स्थान का यहाँ पे नाम लिख देंगे। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर ये दो भाई या तीन भाई एक साथ ही खुलवा रहे हैं तो वो तीनों भाई का साइन यहाँ होना चाहिए। इस जगह पर ये तो का हस्ताक्षर पे तीनों भाई का साइन होना चाहिए। अगर एक ही आदमी दे रहे हैं तो एक ही आदमी साइन करेंगे यहाँ। ये हो गया प्रपत्र 2 भरने का। अब प्रपत्र 3 कैसे भरते हैं, 3(1) जो है जो वंशावली का फॉर्म है वो हम बताने जा रहे हैं, जो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसके भरने के लिए है कि इसमें देखिए सबसे पहला है अंचल अधिकारी, जो अंचल है शिविर प्रभारी अंचल, आप अपना अंचल डालिएगा और जिला जो है वो जिला डालिएगा। उसके बाद है अगर आप जो है संयुक्त खाता खुलवा रहे होंगे तो 2 भाई 3 भाई 4 भाई जो भी होंगे वो उन सबका नाम यहाँ आएगा और उनके पिता का नाम यहाँ लिखा जाएगा। सबका पिता तो एक ही होगा, पिता का नाम यहाँ लिखेंगे। अगर कोई अलग अलग खाता खुल रहा होगा तो वो एक आदमी होगा तो एक ही आदमी का यहाँ नाम आएगा और उनके पिताजी का नाम यहाँ आएगा। इसके बाद अंचल थाना जिला और जाति इसमें लिखना है। अगर आप बढ़ई में हैं तो बढ़ई, या फिर जैसे एक यहाँ पे जो है आपका नाम हो जाएगा जो आप दावा कर रहे होंगे उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका राजस्व ग्राम अंचल। उसके बाद यहाँ पे खाता संख्या लिख दीजिएगा। उसके बाद खाता संख्या, खिसरा संख्या, रकबा कितना है उसका, लगान है तो ठीक है नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो है साइन कर दीजिएगा, लास्ट में याचिकाकर्ताओं का हस्ताक्षर यहाँ पे साइन कर दीजिएगा। इसके बाद एक और पेज आता है इसमें 3(1) में, वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। इसमें भी वही है जो जैसा फॉर्म 2 भरे थे वैसा ही भरना है। रैयतों का नाम यहाँ पे जो अगर संयुक्त है तो संयुक्त आदमी का सारे का नाम होगा, तीनों भाई 4 भाई का। अगर नहीं एक आदमी कर रहे होंगे, अलग अलग खाता खुल रहा होगा तो यहाँ पे एक आदमी का नाम, उनके पिता का नाम, यहाँ पिता का नाम यहाँ इसमें आ जाएगा अगले कॉलम में। उसके बाद उनका अस्थायी पता यहाँ डालिएगा। उसके बाद खाता नंबर, खेसरा नंबर और उस खेसरा में कितना रकबा है एकड़ और डेसिमल में वो भरना है। उनका चौहद्दी, अभी के हिसाब से जो चौहद्दी होगा चौहद्दी लिखिएगा और जमाबंदी संख्या होगा तो ठीक है नहीं तो इसे खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखिए जो इस पेपर है इसमें ही सारा लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन सा पेपर लगाना है। जैसे मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि एवं वर्ष, अगर किसी के पिता के नाम पे जमीन होगा अब वो अभी जीवित नहीं होंगे तो उसमें क्या होगा कि आप अपना मृत्यु प्रमाण पत्र बना के लगा दीजिएगा, या फिर उसमें कब मृत्यु हुआ उनका तिथि और वर्ष दर्शा दीजिएगा। ये सारे हैं जो पेपर आपको इसमें लगाने हैं। अगर इसमें एक और चीज बताना चाहेंगे कि अगर जो प्रपत्र 2 है या 3 है, 3 किस में लगेगा। 3 जो है वंशावली का फॉर्म है, इसके साथ एक वंशावली बनवाइएगा जो कि सरपंच जी बना देते हैं। उसमें अगर ज्यादा टाइम लगता है तो आप एक एफिडेविट बना के उस पर वंशावली बना के भी आप हमारे शिविर में जमा कर सकते हैं। इसका हम सत्यापन करके भी इसको क्लियर कर देंगे। और नहीं अगर सरपंच जी जल्दी बना दे रहे हैं तो वहां से बनवा के आप लगा लीजिए। देखिए फॉर्म 2 जो है वो सबके लिए जरूरी है, चाहे वो आपको केवाला से मिला हो या फिर खतियानी जमीन हो। लेकिन 3(1) जो है ये वंशावली का जो है ये उस जमीन के लिए है जो आपके वंशजों से उत्तराधिकारी वाला जो भी जमीन है उसके लिए ये है।
तो जो आपके पास जिस आपके नाम पे या तो जमीन है अभी या फिर आपके पिता के नाम पे था, उनमें वंशावली की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपके पूर्वजों से मिल रहा है उसमें वंशावली के साथ ये फॉर्म लगा के आप जमा करेंगे। चलिए अब कुछ पेपर के बारे में बता देते हैं कि इसके साथ साथ कौन कौन सा दस्तावेज लगाना है। जैसा कि मान लेते हैं अगर कोई खतियानी जमीन है, तो खतियानी जमीन में आपका खतियान लगाना है, साथ ही उसके वंशावली एक बनवाना है और वंशावली लगाना है। अगर वंशावली लगाने के बाद जो आप मौखिक बंटवारा करके जोत रहे होंगे, उसका एक स्टैम्प पेपर जो नोटरी पब्लिक से बनता है, उस पे एक बंटवारा नामा सारे भाई मिलके बना लीजिएगा और वो बंटवारा नामा चार्ट लगाना है इसके साथ, और साथ ही रसीद लगाना है। ये तो हो गया आपकी खतियानी जमीन है तो उसके लिए। अगर कोई केवाला वाला जमीन है तो उसके लिए उसका केवाला लगेगा। रसीद है, रसीद कटवा रहे तो रसीद लगाइएगा। दाखिल खारिज वाला या जिसे म्यूटेशन भी कहते हैं वो पेपर लगाइएगा। ये सारे पेपर, दो फॉर्म भरिएगा इसके साथ। एक फॉर्म जो हम रख लेंगे, एक फॉर्म जिसपे आपको रिसीविंग देंगे। ये दो फॉर्म जब आप भर के लाइएगा तो हम एक रिसीविंग दे देंगे और एक रख लेंगे, और सारा जिरोक्स आधार कार्ड के साथ इसमें लगाना है। सारे भाई अगर एक साथ खुला रहे होंगे, संयुक्त खाता होगा, तो उन सब का जो है आधार कार्ड लगेगा। अगर नहीं एक अलग अलग कर रहे होंगे तो एक एक का आधार कार्ड लगेगा। ये सारे बनने के बाद आप लोगों को लैंड का जो है कार्ड दिया जाएगा, जिसे लैंड कार्ड कहते हैं। उस कार्ड जैसे अभी आधार कार्ड है, जैसे आधार कार्ड का आधार नंबर डालते हैं तो आपका सारा डिटेल निकल जाता है, वैसे ही जब ये सारी जमीन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो आपको एक लैंड कार्ड दिया जाएगा। वो नंबर डालते ही आपके सारे खाता खेसरा कितने हैं वो सारे उसमें निकल जाएंगे और उसको आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसीलिए अभी आपका आधार कार्ड इसमें लगाना जरूरी है। धन्यवाद।